हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं GKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो इलेक्ट्रिसिटी के MCQs आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने MCQs हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना ही आपको कोई दे सकता है, ना ही आपको कोई बुक से इतने MCQs और इतने अच्छे क्वालिटी के MCQs मिलेंगे। ठीक है, ये हमने पहले ही बता दिया। ये लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं, जो भी आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी सारे इंक्लूड हैं, जो भी हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। और ख़ुद से बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिज़ाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको कहीं भी देखो आपको 99% क्वेश्चन पहले ही आते होंगे जो बाकी वाले आपको पढ़ा रहे होंगे। इसलिए आपको ये सारे MCQs बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज करते रहना एग्ज़ाम तक। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनदर वे ऑफ राइटिंग बोल्ट। बोल्ट को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? तो बोल्ट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यूल पर कूलम। यूल पर कूलम। कूलम किसका यूनिट होता है? कूलम यूनिट होता है आपका चार्ज का। किसका होता है? चार्ज का। और यूल किसका होता है? एनर्जी का भी होता है और आपका वर्क का भी होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ाया था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको याद रखने होते हैं। ये मैंने आपको लिखवाया भी था, 6.25 × 10⁻18। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद रखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर ओमिक रजिस्टर द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, वोल्टेज V और करंट I के बीच का जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है? ओमिक रेजिस्टेंस के अंदर हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट होता है, हमेशा स्ट्रेट बनता है। याद रखना, ये ना ही पैराबोलिक होता है, ना ही हाइपरबोलिक होता है, ना ही सर्कुलर, हमेशा स्ट्रेट बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक एनर्जी का SI यूनिट। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी SI यूनिट की बात होगी तो SI यूनिट दुनिया में एक ही होता है। ठीक है, और आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही है तो एनर्जी कोई भी हो उसका यूनिट हमेशा यूल ही होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मैं इसमें फास्ट क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है। मैंने कॉन्सेप्ट जब करवाया था मैंने हर एक कॉन्सेप्ट करवाया था। आप ध्यान से देखना, मैंने एक एक टॉपिक को कितने डिटेल में 4-4, 5-5 लेक्चर करवाए थे। और फिलहाल अभी तो हमने बहुत सस्ता कर दिया, इवन कि 500 में आज इसको हम लोग बच्चों के लिए प्रोवाइड कर रहे थे, जिसमें 3 कोर्सेज थे। इससे सस्ता और कुछ भी दे भी नहीं सकते। हम चाहते हैं JNK का हर एक बच्चा एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव में आए और वो सीखे कि कंटेंट क्या होता है, क्योंकि आखिरी में जो जीत होनी है वो कंटेंट की ही होनी है। अगर कंटेंट अच्छा है तो डेफिनेटली आपने अच्छा कंटेंट पढ़ा तो आपकी सिलेक्शन होगी, और बाकी वालों का नंबर बाद में आएगा जिन लोगों का कंटेंट आपसे अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी जिसको बोलते हैं। देखो रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी दोनों में फ़र्क होता है। मैंने बहुत अच्छी से डिटेल में पढ़ाया था। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। जब भी क्वेश्चन आता है रेजिस्टिविटी पे आता है, क्योंकि बच्चे रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन लगा के आते हैं कि लेंथ पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं करती, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। चलिए इसका जो यूनिट होगा वो क्या है? ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर। और मैंने आपको ये पढ़ाया है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। इन रेजिस्टेंस बॉक्स द रजिस्टर आर कनेक्टेड इन। एक रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर रजिस्टर कैसे कनेक्ट किए जाते हैं? हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किए जाते हैं। कैसे? सीरीज़ में। ठीक है, सीरीज़ में कनेक्ट किए जाते हैं, तो उसको हमेशा सीरीज़ में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट डेट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉमनली यूज्ड इन। कमर्शियल यूनिट होता है जो हम घर पे लाइट यूज़ करते हैं ना, मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया भी था। किलोवाट आवर में। देखो किलोवाट आवर में बच्चे इसको यू लगा के आ जाएंगे, लेकिन ये कमर्शियल यूनिट कौन सा होता है? जो हम घर पे लाइट यूज़ करते हैं उसको कैसे कहते हैं? किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? जब आप किलोवाट में होता है 1000 वाट। जब आप 1000 वाट को लगातार 1 घंटे तक चलाओगे तो वो आपकी लाइट खर्चा हुई, डेट इज़ कॉल्ड 1 यूनिट। इसको 1 यूनिट बोलते हैं। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके यूनिट में आता है। जितना यूनिट आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे उस हिसाब से आपका बिल भी जनरेट होगा। तो 1 यूनिट होता कितना है? जब आप 1000 वाट को लगातार 1 घंटे यूज़ कर लोगे तो वो आपका 1 यूनिट चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, जैसे आपको पता है कि ये LED बल्ब वगैरह होते हैं 4-4, 5-5 वाट के होते हैं, 10 वाट, 12 वाट। अब आप सोचो कि 1000 वाट के लिए 1 घंटा चलाना है तो कम से कम आपको ऐसे 100 LED बल्ब चलाने पड़ेंगे 1 घंटा लगातार, तब जाके 1 यूनिट लाइट खर्चा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए।
पावर P है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस B है और रेजिस्टेंस R है, तो इसका रिलेशन क्या होगा, तो B स्क्वायर इक्वल, तो रेजिस्टेंस जो R है वो बराबर होगा B स्क्वायर बाय R। ये मैंने आपको 2-3 रिलेशन बताए थे, मैंने बोला था ये याद कर लेना, पावर के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ 1 किलो वाट इज़ इक्वल टू, तो 1 किलो वाट मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया भी था कि जो हम 1 यूनिट यूज़ करते हैं उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसमें इतने आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक अप्लाइज आर कनेक्टेड इन, जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक अप्लाइज होती है वो कनेक्टेड कैसे होती है हमेशा, तो मैंने आपको बताया था ना हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होती है घर की लाइट। क्यों पैरेलल में, अगर एक चीज़ उड़ भी जाएगी तो दूसरी चलती रहेगी, एक कमरे की लाइट उड़ गई तो दूसरी लाइट चलता रहेगा, ठीक है, तो मैंने बताया था ये आपको। चलिए इसका आंसर होगा पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सी वायर यूज़ की जाती है, इसका आंसर बहुत आसान है, कोई भी बता सकता है, निक्रोम, ठीक है। चलिए निक्रोम। अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन द न्यूट्रल वायर इज, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में भी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में आया था आई थिंक। तो जो न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसके लिए जो न्यूट्रल वायर हम यूज़ करते हैं उसका कलर होता है लाइट ब्लू, ठीक है। और रेड कौन सी होती है, जो लिविंग वायर होती है, लाइव वायर, जिसमें से करंट पास होता है, ठीक है। चलिए बोला कि करंट फ्लोज व्हेन, करंट फ्लो करेगा कब जब पोटेंशियल डिफरेंस बॉडी का बहुत हाई होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम होगा। देखो करंट फ्लो हमेशा कैसे करता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ भागता है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बीच में नहीं होगा, बीच में एक हाई और एक लो नहीं होगा, तो कभी भी करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो अगर बिल्कुल हाई है तो भी फ्लो नहीं करेगा, लो है तो भी फ्लो नहीं करेगा। प्लेस नियर अ बॉडी ऑफ लो पोटेंशियल, उसको नियर लो पोटेंशियल डिफरेंस तो भी फ्लो नहीं करेगा। मेन होना चाहिए दोनों के बीच में बॉडी जो होगा प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल, तो डिफरेंट मतलब एक जगह हाई एक जगह लो हो तभी आपका करंट फ्लो करेगा, ठीक है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था। चलिए बोल रहा है कि यू हैव अ थिन एंड थिक वायर ऑफ सेम लेंथ सेम मटेरियल, तो रेजिस्टिविटी ऑफ थिन वायर क्या होगी एज कम्पेयर टू थिक वायर से। तो आप बहुत ध्यान से, मैंने उस टाइम भी आपको समझाया था, क्वेश्चन ऐसा आता है, यहाँ पे ध्यान से देखना क्या पूछ रहा है, रेजिस्टिविटी, और बच्चे इसको रेजिस्टेंस समझ के लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह आंसर लगा के आ जाते हैं कि भैया जिस हिसाब से ज़्यादा कम होगा, पतली वायर है तो कम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये बेसिकली रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है आपकी मटेरियल के ऊपर, और मटेरियल जब सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर भी रहेगा सेम एज थिक वायर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो रेजिस्टेंस का यूनिट बहुत आसान है, ठीक है, ओम। आगे चलिए, एट टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन सर्किट, तो क्या होगा जब शॉर्ट सर्किट होगा, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन सर्किट क्या होगा। मान लीजिए घर पे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब कहीं फॉल्ट वगैरह हो जाता है ना, जब तार आपस में चिपक जाती है तो स्पार्क निकलता है, उस केस में क्या होता है आपको पता है, जैसे ही कोई स्पार्क होता है आपके अगर आगे फ्रीज वगैरह टेलीविज़न होता है, कभी कभी उड़ जाते हैं। क्यों उड़ते हैं, डेफिनेटली उसमें करंट हाई आएगा इसलिए तो उड़ जाएंगे, तो उसमें करंट आपका बढ़ जाता है, इंक्रीज़ रैपिडली उसमें होता है, ठीक है, इंक्रीज़ रैपिडली, बहुत तेज़ करंट बढ़ता है जब आपका स्पार्क होता है, आपस में फ्यूज़ होती है वायर। चलिए नेक्स्ट देखिए, पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ आपको, ऐसा यूनिट पहले चैप्टर में बहुत बार पढ़ा इसको आपने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट के अकॉर्डिंग सही कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम ही आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। जितने कम समय में ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट विच इज़ हैविंग मोर रेजिस्टेंस 100 वाट बल्ब और 50 वाट बल्ब, तो सीधा सी बात है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को रोकता है, और डेफिनेटली अगर कोई 50 वाट का बल्ब है, कोई 100 वाट का, तो 50 वाट वाला क्या करेगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ट्वाइस होगा, क्योंकि 50 वाट है उसको 50 वाट चाहिए, इसलिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी तो 50 वाट तक आगे जाएगी, ठीक है। और 100 वाट को कम रेजिस्टेंस चाहिए, अगर 100 वाट को ज़्यादा रेजिस्टेंस दे दिया करंट ज़्यादा रुकेगा, आगे पहुँच ही नहीं पाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने आपको इतनी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया था ताकि आप हर क्वेश्चन को डिटेल में कर पाओ, मैंने समझाई थी आपको, प्रैक्टिकल चीज़ें समझाई थी आपको। चलिए बताइए, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद बताना है, ठीक है, इसका आंसर मुझे खुद बताना है। नेक्स्ट देखिए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऐसे यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बताइए पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसे यूनिट क्या होता है? तो बोल्ट होता है, सबको पता है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैं बहुत बार पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है। बाकी इसकी जो PDF है वो हम लोग पेड बैच में प्रोवाइड कर रहे हैं स्टडी मटेरियल के साथ साथ, ठीक है, वो आपको मिलती जाएगी साथ साथ। बाकी जो बच्चे हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, तो इनके लिए बाकी PDF का मुझे खैर पता नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको इस साइंस का PDF मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके लिए आपको 905512 इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, ऑटो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, जिसमें आपको हमारी तरफ से कुछ, मेरी तरफ से स्पेशली आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23। 40 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आगे जो बचे हुए 30-40 क्वेश्चन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यूल हीटिंग इफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन मैंने आई थिंक आपको बताया भी था। यूल हीटिंग इफेक्ट के बारे में इक्वेशन आप याद कर लेना, मैंने लिखवाई थी ये इक्वेशन। एक तो ये I² RT होता है, I करंट होता है, R रेजिस्टेंस, T टाइम होता है, ठीक है। और दूसरा होता है वोल्टेज, करंट और टाइम का सबका मल्टीप्लाई। तो ये आप याद कर लेना इसको, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो सीधे सीधे मैंने फॉर्मूले से बहुत सारे एक्सप्रेशन तक बताए थे कि डबल करने पे क्या होगा, ट्रिपल करने पे किसको चेंज करने पे क्या होगा, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया क्रॉस सेक्शन इनडायरेक्टली है। तो इसका आंसर भी आ जाएगा बहुत। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें तो, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल है, ये मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है, आप इसको देख लेना। चलिए, द पर्पज़ ऑफ चोक इन अ फ्लोरोसेंट लैम्प इज, तो चौक का पर्पज़ क्या होता है? करंट को कम करना, और इसका कोई पर्पज़ ही नहीं होता, ठीक है, करंट को कम करना। टू डिक्रीज द फ्लो ऑफ करंट, तो करंट के फ्लो को कम करना ही होता है, ठीक है। नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी होगी, ये देख लो, इसको आप रीड कर लेना, ठीक है, इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज ऑन, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करूँ, तो बिल्कुल बढ़ जाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनडायरेक्टली रिलेशन होता है, कम करो तो बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ दीज। और एक बात मेरी याद रखना, ऑल ऑफ दीज आपको अगर क्वेश्चन डाउट हो तो 99% आपको यही आंसर लगा के आना है, ठीक है। चलिए, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी हमेशा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो बैटरी का काम होता है। बैटरी अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर करती है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करती है, जिसमें आपका एनर्जी DC फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बैटरी, बैटरी, ठीक है। एनर्जी कन्वर्जन तो आपको आने चाहिए, ठीक है। सर्टेन सब्सटेंस loses their electrical resistance completely at super low temperature, तो मैंने बताया था ना, टेम्परेचर कम होने से जब रेजिस्टेंस 0 हो जाता है तो क्या होता है भाई, जिसमें रोक ही नहीं है, कोई रोकने की चीज़ ही नहीं है करंट को, तो करंट तो बहुत सारा बहना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब उसमें कोई रोक नहीं है, तो उसको बोला जाएगा सुपर कंडक्टर, उसको बोला जाएगा सुपर कंडक्टर। ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, ठीक है, और मैंने इससे बहुत ज़्यादा आपको पढ़ा दिया था क्लास में। द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर कॉल्ड, ऐसा सब्सटेंस जिसका जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है बहुत हाई है, मतलब रेजिस्टेंस करंट को रोकने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो उसको मैं कंडक्टर तो बिल्कुल नहीं बोल सकता, उसको मैं क्या बोलूँगा फिर? इंसुलेटर बोलूँगा, क्योंकि इंसुलेटर से करंट पास नहीं होता, क्योंकि उसके पास करंट को रोकने की क्षमता बहुत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। ये तो क्वेश्चन मैंने लिखवाए थे आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में बार बार पूछे जाते हैं, इसको याद कर लेना अच्छे से, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था। डिवाइस यूज टू कन्वर्ट AC इंटू DC, AC को DC में कन्वर्ट कौन करता है? एक तो आपका इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर आपका AC से DC, DC से AC दोनों करता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर क्या करता है? आपके AC को DC में कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द मेटल यूज्ड इन वायर एट डोमेस्टिक लेवल, तो जो मेटल हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक लेवल वायर, तो किसकी होती हैं? आपको पता है मोस्टली वायर आपकी कॉपर की ही होती हैं, ठीक है, कॉपर की होती हैं। क्यों होती है? नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, पढ़ लेना उसको। आगे देखिए, फ्यूज वायर यूज्ड एज अ सेफ्टी डिवाइस इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज मेड अप ऑफ मेटल हैविंग,
तो जो आपका सेफ्टी डिवाइस एज अ हम लोग फ्यूज़ यूज़ करते हैं, किसका बना होता है, ये किसका बना होता है, लेड एंड टिन का। तो मैंने ट्रिक भी बताया था, टिन मतलब 3 सेकंड में, लेड मतलब लोड, अगर लोड हो 3 सेकंड में फ्यूज़ उड़ जाता है, ऐसे आप याद कर सकते हो। और क्यों उड़ जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिस टेम्परेचर पे वो पिघलना स्टार्ट हो जाए वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। हर एक चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे लोहे का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि उसको पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। आप ले लो बर्फ़, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका हो गया मेल्टिंग पॉइंट, हाइट वाले हो गया। आगे देखिए, आगे बहुत लगी है। अगर आपकी आग किससे लगी है, इलेक्ट्रिसिटी से, तो वो आप इसलिए नहीं करते क्योंकि इससे क्या होता है, आपको करंट लगने के चांस होते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन होने के चांस होते हैं। ठीक है, इसलिए हम पानी यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ये सिर्फ आपकी रिवीजन है और प्रैक्टिस है। हम आपको डायरेक्टली एमसीक्यूज़ की पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम खुद इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपके थोड़ा सा दिमाग में चीज़ें बैठ जाए और जो चीज़ें बताने वाली वो आपको समझा पाएँ जो हमने नहीं पढ़ाई है। चलिए, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जो आपको मैंने नहीं बताया हुआ, हर एक पॉइंट के बारे में बताया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहे कि वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो हम क्या फाइंड करते हैं गैल्वेनोमीटर से, रेजिस्टेंस बिल्कुल पता चलता है, एनर्जी का पता चलता है, करंट का या टेम्परेचर का। तो गैल्वेनोमीटर से हम क्या पता करते हैं, हम लोग करंट का पता करते हैं। किसका, करंट का। तो इसमें आपको पता है कि बिल्कुल लो करंट भी हम लोग पता करते हैं। गैल्वेनोमीटर किसके लिए होता है, एक तो करंट की डायरेक्शन से, और वेरी लो करंट को भी हम पता कर पाते हैं कितना है। ठीक है, चलिए मल्टीमीटर जिसका नाम ही मल्टी है, ठीक है, जिसका नाम ही मल्टी है, 1 मिनट वेट करना आप। तो जिसका नाम ही मल्टी है तो इसका आंसर क्या होगा, मल्टीमीटर से हम करंट भी चेक करते हैं, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस सब कुछ चेक करते हैं। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, ऑल, और ऑल तो आना ही है, वैसे भी ऑल आ गया ऑप्शन में। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट किससे मेजर करते हैं, तो सबको पता होना चाहिए, एमीटर से। और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर से मेजर करते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, मैंने बताया था ना ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। चलिए, ये इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं हो रही। ठीक है, चलिए द नेचर ऑफ फ्यूज वायर इज़, तो ये आपको मैंने पहले बताया था, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, करंट को रोकता है ये। ठीक है, और कॉमन सी बात है, अगर रेजिस्टेंस लो होगा और सॉरी हाई होगा और मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, तभी तो जब करंट पीछे से ज़्यादा आएगा तो वायर गर्म होने से मेल्टिंग पॉइंट लो तो जल्दी से पिघल के वहाँ से बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आगे करंट पास नहीं होगा और आपका एज अ सेफ्टी डिवाइस ये यूज़ किया जाता है। चलिए 40, अब ये क्वेश्चन के बाद हम कल करेंगे। ठीक है, इसको मैं क्लास को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और ठीक है, 18-20 से ज़्यादा मिनट की लंबी क्लास हम नहीं रखेंगे इससे ज़्यादा, क्योंकि इसमें बच्चे बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस बच्चे ने ये तो पढ़ा हुआ है उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान थे, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो उनको ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, इतने आप अगर MCQ भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो भी बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं कि आप क्वेश्चन करके आ सकते हो। बाकी इसका थ्योरी पार्ट पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपने यहाँ से ही पढ़ा, होपफुली बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा टीचर ने, तो यहाँ से ही पढ़े हो। इसका थ्योरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर होते क्या हैं, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।